बच्चों आज हम स्टेट ऑफ मैटर लेके आपके लिए आ गए हैं जो 11th का चैप्टर है और आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। कई सारों बच्चों को परेशानी होती है, कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता और क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी होते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उनके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड नीट में आईआईटी में पूछा गया वो सारा हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हम स्टेट ऑफ मैटर में आज गैसियस स्टेट पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट। सबसे पहले हम स्टार्ट करें यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड की अगर बात करें केमिस्ट्री में तो दो ही चीज होता है, क्या क्या? तो एक मैटर और दूसरा एनर्जी। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो पूरे यूनिवर्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। तो आप सोचिए कि केमिस्ट्री में पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो मैटर और एनर्जी। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। पहले से पता होगा, फिर भी हम एक बार आपको बता दे, बच्चे से यही पढ़ते आ रहे हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। कुछ भी जो जगह को घेरता हो, छेकता हो और उसका कुछ ना कुछ मास होता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर जो है दुनिया का मैक्सिमम चीज मैटर में आ जाता है। यानी हम लोग बोले एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस इज ए मैटर। हमारे पास कुछ भी चारों तरफ जो कुछ है वो क्या है? मैटर है। सच एज, जैसे कि टेबल, चेयर, अभी जो हमारे चारों तरफ है, बुक, पेन, एटीसी, सब कुछ क्या है? मैटर है। तो आप कह सकते हैं कि दुनिया का मैक्सिमम चीज किस में आ जाता है? मैटर में आ जाता है। हमारे चारों तरफ का हर चीज एक क्या है? मैटर है। और एनर्जी जो जगह छेकेगा नहीं और उसका कुछ मास भी नहीं होगा, जैसे कि लाइट। तो आज हम एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, आज मैटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मैटर में गैसियस स्टेट तक आएंगे। तो हम स्टार्ट यही करने जा रहे हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग आगे देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर हमको कोई पूछे कि मैटर कितने तरह का होता है, तो हम लोग बोलेंगे फिजिकल बेसिस पे अलग और केमिकल बेसिस पे अलग तरह का मैटर होता है। तो अगर हम लोग फिजिकल बेसिस पे बात करें तो मैटर मुख्य तीन तरह का हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि अगर हम केमिकल बेसिस पे बात करें तो प्योर और इम्प्योर स्टेट, या प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड आ जाता है, जबकि इम्प्योर में मिक्सचर आ जाएगा। तो इसके बारे में तो हमको अभी पढ़ना नहीं है। हाँ, हमको पढ़ना क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको बता दें कि ये जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आता है। ये सॉलिड जो है आपको 12th के क्लास में पढ़ना होता है। हालांकि अभी नए सिलेबस के अनुसार सॉलिड स्टेट को हटा दिया, चूंकि नीट और आईआईटी में पूछा जाता है और ये बेसिक्स का भी काम करता है। मतलब आगे आप कई सारा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें इसका यूज आएगा, इसलिए भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये आपका लिक्विड और गैसियस स्टेट ये 11th में था, 11th। तो पहले हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, फिर लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे और तब जाके आगे सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। तो गैसियस स्टेट हम स्टार्ट करें इसके पहले हम आपको बता दें यही मैटर का 3 स्टेट होता है। लेकिन अगर कोई आपको पूछ दे
फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का चौथा स्टेट भी होता है, जान लीजिए, और वो कौन सा होता है? प्लाज्मा। इसके बारे में हमको अभी ज्यादा पढ़ना नहीं है, चूंकि चैप्टर में हमको यही है, नाम आप जान सकते हैं प्लाज्मा। और अगर कोई पूछ दे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट, तो आप बोल सकते हैं बोस आइंस्टाइन। तो ये जो आपका हो जाता है वो फिफ्थ स्टेट। तो इसके बारे में सिर्फ आप नाम ही जान सकते हैं, हमको डिटेल से पढ़ना जो है वो सिर्फ किसके बारे में, वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट बारे में। और इस तीनों के बीच में हम कंपेयर भी करेंगे, जो कि मैटर का ये फिजिकल स्टेट पे तीनों स्टेट होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें, जैसे देखिए ये आपका गैसियस स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है और ये सॉलिड स्टेट। तो कैसे कोई स्टेट गैसियस हो जाता है, कैसे कोई स्टेट लिक्विड हो जाता है और कैसे कोई स्टेट सॉलिड हो जाता है। तो आप बताएं कि जिसका प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाँ, इसके आधार पे गैस, लिक्विड और सॉलिड ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या सॉलिड से फिर गैस और लिक्विड, सॉरी, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, इस तरह से ये चेंज होते रहता है। इंटर कन्वर्टेबल आप बोल सकते हैं कि ये इंटर कन्वर्टेबल है। तो आप देखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर पे ये दोनों डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो आप देखें कि गैस जो होगा उसका प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो इस मैटर का वो स्टेट जिसका प्रेशर क्या हो, लो, एग्जाम में भी पूछा गया, जिसका प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई हो, वो किस स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट में। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो आप देखेंगे कि इसके कंपेयर में इसमें जो मोलेक्यूल होता है, उस मोलेक्यूल के बारे में हम लोग देखें। इसके मोलेक्यूल में दो तरह का फोर्स हम लोग जनरली देखते हैं। एक फोर्स होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन, दो मोलेक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, हाँ, एम ए से इंडिकेट अभी करेंगे। और एक होता है स्केपिंग टेंडेंसी, स्केपिंग टेंडेंसी, हाँ, ईटी। तो इसमें जो गैस का जो मोलिक्यूल्स होता है, इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपस में दो मोलिक्यूल का अट्रैक्शन कम होता है, सबसे कम हो जाएगा तीनों के रिस्पेक्ट में। और स्केपिंग टेंडेंसी इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि गैसियस स्टेट में म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा स्केपिंग टेंडेंसी होगा मोलिक्यूल का, जबकि लिक्विड में म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग टेंडेंसी मोलिक्यूल में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये लिक्विड एक दूसरे से दूर दूर रहता है, हाँ, गैसियस स्टेट में, जबकि इसमें क्या रहता है, क्लोज। और सबसे ज्यादा क्लोज किस में हो जाएगा, सॉलिड में। इसीलिए म्यूचुअल अट्रैक्शन, हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा स्केपिंग टेंडेंसी से। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई मैटर का जो स्टेट होता है, हाँ, वो इस मोलिक्यूल्स के इस तरह के अट्रैक्शन फोर्स पे, मोलिक्यूल्स का बिहेवियर के आधार पे ये डिपेंड करता है कि मैटर का ये कौन सा स्टेट है। साथ में ही आप देख सकते हैं इसमें, अगर हम लोग इसके बीच में कंपेयर देखें, सॉलिड और लिक्विड और गैस के बीच में, तो इसमें दो मोलेक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन बताए सबसे कम होगा। यानी आप कह सकते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स, अगर बात करें दो मोलेक्यूल्स के बीच का फोर्स, इंटर मोलेकुलर फोर्स, इसका इंटरमोलेकुलर फोर्स काफी क्या होता है, कम होता है। गैस का इंटरमोलेकुलर फोर्स काफी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो मोलेक्यूल्स के बीच का फोर्स जो है कम होता है, तो ये दो मोलेक्यूल आपस में अलग अलग होता है, दूर दूर होता है। जबकि लिक्विड का इंटरमोलेकुलर फोर्स काफी क्या होता है, इससे ज्यादा होगा। यानी हम लोग बोलेंगे इंटरमोलेकुलर फोर्स ज्यादा होता है, तो ये मोलेक्यूल एक दूसरे के नजदीक होगा। और इसमें सबसे ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्स होता है, इसीलिए दो मोलेक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन काफी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इंटरमोलेकुलर फोर्स इधर से इधर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लिक्विड
गैस और सॉलिड के बीच में, ये आप बता सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और इस तरह से हम लोग लिक्विड, गैस और सॉलिड के बीच में डिफरेंस करते हैं। अच्छा, गैस में आप देखेंगे ये काफी ज्यादा कंप्रेसिबल होगा। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा। किसका, गैस का। क्यों, ये कंप्रेस हो सकता है, किसी सिलेंडर में है तो आप इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। यानी आप कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी जो हो जाएगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। हाँ, शेप और वॉल्यूम की अगर बात करें, शेप, हाँ, तो शेप गैस का फिक्स्ड नहीं होगा, डू नॉट फिक्स्ड। गैस का शेप फिक्स्ड नहीं होता है, लिक्विड का शेप भी फिक्स्ड नहीं होगा, डू नॉट फिक्स्ड। जिस बर्तन में डालेंगे लिक्विड का वही शेप हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे शेप फिक्स नहीं होगा, जबकि सॉलिड का शेप क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम डू नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं होगा, जिस कंटेनर में डालेंगे उसका वॉल्यूम वही हो जाएगा, जबकि लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड हो जाएगा, और सॉलिड का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। इस तरह से कई सारा डिफरेंस है जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि कौन सा गैस होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, और उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। हाँ, कोई भी कभी परेशानी हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, ठीक है, गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें ये तीनों स्टेट के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट स्टेट होता है। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सिंपलेस्ट स्टेट इन ऑल थ्री स्टेट। सभी स्टेट से ये ज्यादा क्या होगा, सिंपलेस्ट स्टेट होगा। कौन सा, गैसियस एलिमेंट। और आपको बताएं कि टोटल एलिमेंट अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो 11 एलिमेंट ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल में जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। तो हम लोग वो कौन सा एलिमेंट है, हम लोग लिखेंगे टोटल 11 एलिमेंट, टोटल 11 एलिमेंट which exist in gas, which exist in गैस। टोटल 11 एलिमेंट है जो गैस में एग्जिस्ट करेगा, हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। टोटल 11 एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन। और वो कौन कौन सा होगा, एक बार हम लोग उसका नाम देख लें। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एंड ऑल नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज, एंड ऑल इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में कौन कौन सा एलिमेंट, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो ये 6, तो आप एक बार काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया और 6 इधर होना चाहिए, 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 एलिमेंट है जो नॉर्मल कंडीशन में गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वो यही एलिमेंट है। तो ये सारा एलिमेंट जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हम लोग प्रॉपर्टीज थोड़ा देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, तो हम जैसे बता दें कि गैसियस स्टेट नॉर्मल कंडीशन में गैस में एग्जिस्ट तो करता ही है, इसका अभी बताए भी, शेप फिक्स नहीं होगा, शेप एंड वॉल्यूम डू नॉट फिक्स। वॉल्यूम जो इसका होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में हम लोग गैस को रखेंगे उसका वॉल्यूम भी वही होगा। हाँ, इसीलिए गैस का जो वॉल्यूम होता है कंटेनर के वॉल्यूम के ही
इक्वल होता है। आगे हम लोग देखेंगे इक्वली फोर्स लगाता है कंटेनर में या सिलेंडर में, जहां भी रहेगा। हाँ, फोर्स एक्सर्टेड या प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर एग्जिट करता है ये गैस। और आप कह सकते हैं कि गैस के मोलिक्यूल का, हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम होता है। अभी बताए भी थे ये सब, तो उसके अलावे हम ये सब बताए जो कि आप बता सकते हैं, गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी सबस्टांस जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में आप इस तरह से जान सकते हैं। हम लोग मेनली आगे पढ़ेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस का मेजरेबल प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टी में जिसको आप मेजर कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सा चीज आ जाएगा? मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मेजरेबल प्रॉपर्टी होगा। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। जैसे मास ले लेते हैं, तो मास के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मास में क्या देखेंगे हम लोग? तो किसी भी गैस को जब हम लोग मेजर करते हैं तो गैस तो फ्री स्टेट में रहता नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं कंटेनर में रहेगा। तो आपको पूरे कंटेनर को ही मेजर करना होगा अगर गैस को मेजर करना है। तो इस वजह से जब हम लोग किसी गैस का, हाँ, मास निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकालते हैं? मास ऑफ गैस। तो जो फिल्ड कंटेनर होता है उसका पूरा मास हम लोग मेजर करते हैं, मास ऑफ फिल्ड, भरा हुआ कंटेनर, मास ऑफ फिल्ड कंटेनर। जो गैस से भरा हुआ रहेगा कंटेनर, उसका मास हम माइनस कर देंगे मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, मास ऑफ एम्प्टी, खाली। हाँ, तो भरे हुए कंटेनर को खाली कंटेनर के मास से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा मास ऑफ गैस। तो इस तरह से किसी भी कंटेनर में, किसी भी सिलेंडर में जो गैस होता है उसका आप मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के ही बराबर होता है। यानी जो वॉल्यूम कंटेनर का होगा वही वॉल्यूम गैस का हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग वॉल्यूम जब भी देखेंगे तो इस तरह से लेंगे और इसका कुछ यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। तो यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का देखेंगे, यूनिट ऑफ वॉल्यूम बराबर आपको चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगा जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाएंगे वॉल्यूम का। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट इसका यूनिट बताते हैं कि कैसे इस यूनिट के माध्यम से आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बता दें, एस आई यूनिट जो वॉल्यूम का होता है क्या होता है? तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। एस आई यूनिट बहुत लोगों को लगता है वॉल्यूम का लीटर होता है, लीटर ज्यादा चलता है लेकिन वो एस आई यूनिट नहीं होता। एस आई यूनिट हमेशा आप समझिए मीटर क्यू होता है, किसका? वॉल्यूम का। और इस वजह से बहुत सारा लोग कंफ्यूज करता है। और 1 मीटर क्यूब बराबर ही कितना हो जाता है? 1000 लीटर। हाँ, 1 लीटर 1 मीटर क्यूब में। और 1 लीटर में कितना हो जाएगा? तो हम लोग लिखते हैं 1 लीटर में 1000 ml, 1000 cc, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सब यानी आप कह सकते हैं कि 1 ml इक्वल टू 1 cc इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तीनों जो होता है आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, ये तीनों बराबर होता है। और इसी को हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में यूज करते हैं। 1 लीटर बराबर ही 1 क्यूबिक डेसीमीटर भी होता है, यानी ये वैल्यू इसका क्या होता है? बराबर होता है। तो जब कभी अगर आपको दे दे कि लीटर है एमएल में चेंज करना है, एमएल है सीसी में चेंज करना है, तो आप इस यूनिट कन्वर्टन के मदद से आप एक
यूनिट ऑफ वॉल्यूम को गैस का दूसरे यूनिट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन बनाने के क्रम में। क्लियर है? आगे अब हम लोग चलेंगे तीसरा मेजरेबल प्रॉपर्टीज, और वो हो जाएगा आपका तीसरा में हम बताए थे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर था, प्रेशर। प्रेशर तो प्रेशर, अब प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर आपका जो होता है वो हम लोग लेते हैं फोर्स बाय एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। और इसका जब यूनिट लिखेंगे, आपको तो बताए कि गैस जब किसी कंटेनर में रहेगा तो वो इक्वल प्रेशर लगाता है सभी डायरेक्शन में, कंटेनर के वाल पे प्रेशर लगाता है, और वो प्रेशर जो होता है उसी को हम लोग मेजर करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया की मदद से। अब यूनिट जो इसका होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये यूनिट जो होता है इसका हम लोग बोलते हैं एस आई यूनिट। प्रेशर का ये कौन सा यूनिट है, एस आई यूनिट। एक एस आई यूनिट और भी होता है, पास्कल। इसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। पास्कल को क्या बोलते हैं, पीए। अब पास्कल जो होता है ये भी एस आई यूनिट ही होता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रेशर का और भी कई यूनिट होता है। इसको यूनिट हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको बता दें कि प्रेशर का जो सबसे कॉमन यूनिट है, जो सबसे ज्यादा चलता है, वो कौन सा होता है, एटमॉस्फेयर। क्या होता है, एटमॉस्फेयर। इसको हम लोग शॉर्ट में एटीएम लिखते हैं। ये भी प्रेशर का यूनिट होता है, और ये जो होता है ये सबसे ज्यादा कॉमन यूनिट होता है प्रेशर का। हाँ, सबसे ज्यादा कॉमन यूनिट होगा। तो हम लोग देखेंगे 1 एटमॉस्फेयर बराबर, इसी का सबके साथ रिलेशन बताएंगे, तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना ही बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये दोनों ऐसा यूनिट होता है। इसी का यूनिट बार भी होता है, 1.013 बार। एक एटमॉस्फेयर बराबर ही इतना होगा। इसी का प्रेशर का यूनिट हम लोग लिखते हैं 760 mm ऑफ Hg। ये भी प्रेशर का यूनिट ही होता है। इतना ही बराबर लेते हैं 76 cm ऑफ Hg। तो ये सारा जो है आपका प्रेशर का यूनिट है, जिसके माध्यम से आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। 1 एटमॉस्फेयर बराबर ही और भी हम लोग लिख सकते हैं 101 किलो पास्कल। इतना ही बराबर हम और भी लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब ये सीजीएस यूनिट में आ जाता है प्रेशर का। तो इस तरह से आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में प्रेशर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। कोई भी यूनिट दे दिया जाता है अलग, और किसी दूसरे यूनिट से आपको क्वेश्चन बनाने में आवश्यकता आएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। चौथा प्रॉपर्टी जो हम आपको बताए थे वो था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का बहुत सारा स्केल होता है, आप लोग को पता होगा, जिसमें 3 कॉमन स्केल होता है सबसे ज्यादा। और वो कौन कौन सा, तो हम लोग लिखेंगे देयर आर 3 कॉमन स्केल। 3 कॉमन स्केल, ये 3 कॉमन स्केल होता है। कौन कौन सा, तो हम लोग लिखेंगे डिग्री सेल्सियस, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। और आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और ये क्या होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। हाँ, इसी तरह से एक और यूनिट होता है फॉरेनहाइट, इसको डिग्री फॉरेनहाइट भी बोलते हैं, डिग्री फॉरेनहाइट। और तीसरा केल्विन, और आपको पता होगा कि केल्विन जो होता है वही एस आई यूनिट होता है। केल्विन जो होगा वही क्या होगा, एस आई यूनिट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये 3 कॉमन स्केल होता है किसका,
टेम्परेचर का। तो आप देखेंगे कई सारा स्टूडेंट या कई सारे लोगों को बोलते हुए कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, वो जनरली डिग्री सेल्सियस में यूज करता है। जबकि अगर किसी को फीवर मेजर करना हो तो डायरेक्ट बोल देगा 102 डिग्री फीवर है। अब 102 डिग्री बोलना गलत है, आपको यूनिट लगाना होगा। और 102 डिग्री अगर किसी को पूछते जो नहीं, जिसको नहीं पता 102 डिग्री क्या, तो बोलेगा 102 डिग्री डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो जो स्केल होता है वो किस में होता है? फ़ारेनहाइट में। अगर आपको ये पता करना हो कि किसी का फीवर अगर 102 डिग्री है फ़ारेनहाइट, या किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो क्या होगा, तो हम लोग उसको देखेंगे वो क्या होता है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसी तरह से ये केल्विन में है, तो हम लोग यूनिट का कन्वर्सन देखेंगे थोड़ा टेम्परेचर का। तो आप देखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर ही क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो आप इसमें से डिग्री सेल्सियस का वैल्यू पुट करके फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट का अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। जबकि केल्विन में क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो इस तरह से आप केल्विन भी निकाल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो कभी अगर आपको टेम्परेचर दे दे, जैसे आप देखेंगे आपको दे दे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट किसी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर दिया हो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपको निकालना हो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 102 डिग्री पुट कर देंगे फ़ारेनहाइट के बराबर 9/5, और डिग्री सेल्सियस को अभी हम लोग x मान लेते हैं जो निकालना है, प्लस 32। 32 को इधर करेंगे 102 माइनस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू एक्स। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 70, और बराबर क्या आ जाएगा, 9/5 इंटू एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 9 इंटू एक्स बराबर 70 इंटू 5। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 70 इंटू 5, अब हो जाएगा 9। यानी आप इसको अगर डिवाइड दे दीजिए तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 350/9। अब डिवाइड देंगे 3, और बाकी रह जाएगा 3 5 8 80 8 8 8, यही हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो आप इस तरह से बता सकते हैं अगर किसी का फीवर 102 डिग्री है तो वो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 38.88 डिग्री सेल्सियस। और अगर इतना डिग्री सेल्सियस है और आप इसको केल्विन में चेंज करना चाहें तो यहाँ पर केल्विन में चेंज हो जाएगा, इस वैल्यू को पुट करेंगे, ये आ जाएगा किस में, केल्विन में। जैसे अगर आपको कहीं का टेम्परेचर दे दे 27 डिग्री सेल्सियस, अब बोले केल्विन में कितना हो जाएगा बताना। तो आप कैसे बनाएंगे, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 27 प्लस 273, यानी कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या निकालते हैं, केल्विन में निकालते हैं। तो आप कोई भी टेम्परेचर दे दे, आप उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था कुछ आपका मेजरेबल प्रॉपर्टी। अब इसका मेजर पार्ट हम गैसियस स्टेट का स्टार्ट करेंगे, और वो स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के लिए कुछ लॉ हम लोग को पढ़ना है, और वो लॉ क्या है, लॉ ऑफ गैसियस स्टेट, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या था, गैस के बारे में दिया था, गैसियस स्टेट के बारे में दिया था। इसको हम लोग प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप से भी जानते हैं। ये किसके बीच का रिलेशनशिप है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप है गैस। तो इसको समझना है, गैसियस स्टेट में बॉयल्स लॉ क्या कहता है। मान लेते हैं कि ये कोई सिलेंडर है, इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है जो ऊपर नीचे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। हाँ, जैसे साइकिल का आप लोग देखे होंगे, पहले भरने के लिए आता था पंप, उसमें जोर से क्या लगाया जाता था, प्रेशर लगाया जाता था, तो ये नीचे जाता था और यहाँ से हवा निकलता था। हाँ, जो साइकिल या फुटबॉल में भरा करते थे पहले, अभी तो हो सकता है बहुत लोग नहीं देखे होंगे क्योंकि अभी का
सिस्टम में ये थोड़ा लगभग मार्केट से क्या हो गया, हट गया। अब आप देखेंगे ये कोई सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है ऊपर नीचे, और इसमें गैस भरा हुआ है। कोई भी गैस हम लोग ले लेते हैं, इसमें गैस भरा हुआ है, ये गैस। हाँ, अब ये गैसियस स्टेट है। अब पिस्टन को हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, यानी पिस्टन को अगर ऊपर नीचे, यानी इस पे प्रेशर अगर बढ़ाएं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इसका क्या रखना होगा, कांस्टेंट। हाँ, तो अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो फिर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। मतलब अगर इस पे प्रेशर बढ़ाएं तो ये पिस्टन यहाँ तक आ जाएगा और वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, अब घट जाएगा। और अगर फिर इसका हम वॉल्यूम बढ़ाएं, इसको हटा दें, हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी आप इस चीज में आप ध्यान देंगे कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ऐसे रिलेशन को ही हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यही बॉयल्स लॉ है। हाँ, जो कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, यही बॉयल्स लॉ है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हाँ, प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस is inversely proportional to the pressure at constant temperature, at constant temperature, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी आप यहां से भी देखेंगे, जैसे आप देखें कि PV इक्वल टू nRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन इसमें आगे पढ़ना है, PV इक्वल टू nRT होता है। तो ये जो वॉल्यूम और प्रेशर बीच का रिलेशन है, तो ये एक दूसरे के बीच का रिलेशन, अगर आप इसको इधर 1 कर लें या K कांस्टेंट मान लें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, K/V। यानी आप कह सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्लियर है। तो आप यहाँ पर इसी को बोलेंगे कि ये क्या है आपका, यही क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, यही आपका क्या है, बॉयल्स लॉ। और इसी को बताया गया कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसको हम लोग देखें तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको इस तरह से देखेंगे, इसको फिर से लिख दें इधर हटा के। देखिए, वॉल्यूम जो होगा वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से गुना करेंगे, और वो कांस्टेंट ले लेते हैं के। यानी आप कह सकते हैं P इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। यही है आपका बॉयल्स लॉ। हाँ, अब बॉयल्स लॉ में आप देखेंगे फॉर टू गैस, दो गैस के लिए अगर देख लेते हैं, तो दो गैस के लिए ये क्या हो जाएगा, P1V1 इक्वल टू P2V2। P1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2V2। हाँ, P1V1 चूंकि PV इक्वल टू के है, तो P1V1 इक्वल टू के, P2V2 इक्वल टू के, तो A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C हो जाएगा। उसी तरह से P1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2V2। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P1V1 जो है वो गैस 1 के लिए, P1 एंड V1 फॉर गैस 1 या इनिशियल गैस, और P2V2 को आप बोल सकते हैं गैस 2 या फाइनल कंडीशन फॉर गैस 2 या अनदर गैस, आप ये भी ले सकते हैं। ये इनिशियल गैस
ये फाइनल गैस, या ये गैस 1, ये गैस 2। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा। तो इस तरह से आपका ये भी एक फॉर्मूला होता है जिससे आप एक गैस से एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाते हैं, तो आप किसी एक का वैल्यू आपको दे देगा, निकालने के लिए आप उसका वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम में, कि प्रेशर और वॉल्यूम को अब रिलेशन देख लेते हैं डेंसिटी के साथ। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। अगर डेंसिटी के साथ रिलेशन देखें बॉयल्स लॉ में, तो हम लोग यहाँ पर लिए हैं V इक्वल टू K बाई पी। हाँ, तो K बाई पी जैसे यहाँ पर आप लिए हैं, तो इसका डेंसिटी में अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो डेंसिटी बराबर होता क्या है, मास इक्वल टू वॉल्यूम। हाँ, अब वॉल्यूम बराबर अगर हम लोग लिखें तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, तो मास बाय डेंसिटी। अब यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे V का, मास बाय डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा K बाई पी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें ताकि हमको लाना हो क्या, P और D के बीच का डायरेक्ट रिलेशन देखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर M P, यहाँ पर हो जाएगा K D। अब P बराबर क्या हो जाएगा, K बाय M इंटू डी। अब ये कांस्टेंट है। हाँ, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी आप कह सकते हैं कि प्रेशर जो हो जाएगा वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर वही क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये प्रेशर डेंसिटी इसको कांस्टेंट मान लिए, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि बॉयल्स लॉ के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो हो जाएगा वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका डेंसिटी और प्रेशर के बीच का भी क्या है, रिलेशन है। इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन बराबर एग्जाम में इससे पूछा जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बॉयल्स लॉ को इंडिकेट करेंगे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर अगर है, टेम्परेचर कांस्टेंट अगर होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं उसको, आइसोथर्म। हाँ, आइसो का मतलब कांस्टेंट, थर्म का मतलब टेम्परेचर, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के ग्राफ को हम लोग इंडिकेट करेंगे, यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अगर आप ग्राफ देखते हैं तो आप देखिए, इधर हो जाएगा प्रेशर इंक्रीज करेगा, इधर हम लोग ले लेते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। अब ये प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह का साइन इसको इंडिकेट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्म, जिसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर आप थोड़ा गौर से देखें, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। हाँ, प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अथवा इधर से इधर जाए तो आप देखें वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा, यानी हमेशा बता रहा है कि वॉल्यूम प्रेशर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और ये इंडिकेट करता है किसको, बॉयल्स लॉ को। तो कभी अगर आपको दे दे एग्जाम में, आगे चलते हैं, हाँ, किस में से कौन सा बॉयल्स लॉ है, क्वेश्चन अगर दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट ऑफ बॉयल्स लॉ।
इसमें से कौन सा ग्राफ बॉयल्स लॉ को इंडिकेट करेगा? तो देखिए, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, जबकि ये प्रेशर टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशन को इंडिकेट करता है, और ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा भी रहा है। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, यानी आंसर बी होगा। सी में देख लेते हैं एक बार, ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को दिखा रहा है, यानी प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। डी में दिखा रहा है प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह से क्वेश्चन देता है और आप इस क्वेश्चन को इजीली इस तरह से बना सकते हैं कि इसमें से कौन सा ग्राफ है जो कि बता रहा है कि वो बॉयल्स लॉ है, यानी प्रेशर के साथ वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, वो आप बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट में कुछ और ग्राफ इसमें देखते हैं, कुछ और ग्राफ है इसका जो कि एग्जाम में पूछा गया है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच का ही रिलेशन का। देखिए, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम जो है वो 1/v दे रहा है, ये वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं है, ये 1/v इंक्रीज कर रहा है, यानी 1/v अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप समझिए कि v क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ध्यान दीजिए, इधर तो p इंक्रीज कर रहा है y कोऑर्डिनेट पे, x कोऑर्डिनेट पे 1/v इंक्रीज कर रहा है, मतलब v डिक्रीज कर रहा है, और इस वजह से इसमें इस तरह से अगर दिया जाए तो यहाँ है प्रेशर के साथ 1/v इंक्रीज कर रहा है, यानी प्रेशर के साथ v डिक्रीज कर रहा है। हाँ, तो ऐसा अगर दे दे तो ये भी बॉयल्स लॉ को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये भी बॉयल्स लॉ को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, और ये किसको दिखा रहा है, टेम्परेचर को, जो कि क्या है, कांस्टेंट। कई बार देखिएगा एग्जाम में ऐसा भी देता है कि आपको अलग अलग टेम्परेचर का लाइन दे देगा, ये 1/v है। अब देखिए यहां से इसको ले लेगा T1, इसको ले लेगा T2, इसको ले लेगा T3। अब बोलेगा बताइए ये कौन सा रिलेशन इसका सही है, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होगा, हाँ, या आपको बोलेगा बताइए कौन सा होगा, T1 T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा, या सी में बोलेगा T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 होगा, और डी आपको दे देगा T1 ग्रेटर देन T2 इक्वल टू T3। इस तरह से आपको बोलेगा कौन सा सही होगा। तो आप देखें इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि ये K को इंडिकेट कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। अब यहाँ पीवी का हम लोग देखते हैं, ये टी अगर हम लोग लेते हैं पीवी बराबर के होता है, तो के बराबर क्या ले लें, एन आर टी, यानी ये जो के है वो टी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, के जो यहाँ कांस्टेंट है वो टी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये वैल्यू सबसे बड़ा होगा। हाँ, क्योंकि के जो है ये के का वैल्यू सबसे बड़ा होगा, इसलिए ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, यानी इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे कि आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये K जो है T के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी T का वैल्यू बड़ा होगा तो K भी बड़ा होगा, या K बड़ा होगा तो T भी बड़ा होगा, और इसमें K सबसे बड़ा है इसीलिए इसका T सबसे बड़ा है। और ये VVI है जिसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसमें कि कौन सा लाइन जो दिखा रहा है टेम्परेचर का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन देखते हैं। एक और ग्राफ हम लोग इसमें देखते हैं, तीसरा। अब देखेंगे इसमें एक ग्राफ जो ये आपको ले लेगा प्रेशर
और वॉल्यूम 1/v। तो इसमें अगर हम लोग लेते हैं पीवी, ये तो हम बता चुके हैं। तीसरा ग्राफ हम लोग ले लें, देखिए पीवी, इधर पी इंक्रीज करेगा, इधर पीवी इंक्रीज करेगा। तो पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट के। तो ये हो जाएगा पीवी बराबर के कांस्टेंट। ये भी बॉयल्स लॉ को इंडिकेट करेगा। ये के है, कांस्टेंट है, ये भी इंडिकेट करता है। और अगर इसमें दे दे आपको कि कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, ये पीवी है, ये पी है, ये टी, ये T2, ये T1। तो इसका वैल्यू T2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T1। ऊपर वाला का वैल्यू बड़ा होगा, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं T2 ग्रेटर देन T1। तो ये भी बॉयल्स लॉ को आपको क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। चूंकि पीवी बराबर हम लोग बॉयल्स लॉ में पढ़े हैं, क्या होता है, के। तो ये भी आपको इंडिकेट करता है पीवी इक्वल टू के। तो इस तरह से कई सारा क्वेश्चन देता है। अगर आप इसमें कई बार लॉग के रिस्पेक्ट में ले लेता है, log p by log 1/v। तो ये 45 डिग्री, ये भी बॉयल्स लॉ को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। यहाँ पर देखेंगे यही टी के हो जाएगा, जो कि ये आपको क्या कर रहा है, बॉयल्स लॉ को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए log p बढ़ रहा है और इधर log 1/v बढ़ रहा है, यानी p के साथ 1/v बढ़ रहा है, यानी v क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरह का कई ग्राफ होता है जो इंडिकेट करता है बॉयल्स लॉ को। एक ग्राफ कभी कभी ऐसा भी देता है, यहाँ पर आपको दे देगा p, यहाँ पर दे देगा v, बोलेगा बताइए ये टेम्परेचर है, तो कौन सा टेम्परेचर, कौन सा ग्राफ सबसे बड़ा वैल्यू होगा। तो आप मान लेते हैं जैसे ये 600 केल्विन है, ये 400 केल्विन है, ये आपका 200 केल्विन है। तो यानी ये वाला वैल्यू, ये वाला लाइन सबसे बड़ा इंडिकेट कर रहा है, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये जो है ये सारा बॉयल्स लॉ को इंडिकेट करता है। और इससे जो क्वेश्चन देता है वो मेनली क्वेश्चन कौन सा देता है, तो ये क्वेश्चन देगा आपको ग्राफ से रिलेटेड। और इस तरह से आप सारा क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं बॉयल्स लॉ का। तो ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का 1 और 2 दिया हुआ है। अगर आप लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 के फॉर्मूला पे बनता है। ठीक है, अगली क्लास, अगले लेक्चर में आएंगे तो हम इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसे बहुत इजी आप पढ़िएगा, बन जाएगा। और बहुत ही इजी इस पे हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पिछले नीट और आईटी में डायरेक्ट पूछा हुआ है। आज वीडियो थोड़ा ज़्यादा बन रहा है तो आज इतना ही। तब तक के लिए जो भी आपको परेशानी हो आप बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, ज़रूर बताएं, बताने से इनक्रेज होता है। हाँ, और ज़्यादा वीडियो हम इस पे डालेंगे। तो तब तक के लिए, हाँ, जय हिंद।